कि आदिवासी सभी धर्मों में बटा हुआ है। आदिवासी हिंदू भी है, आदिवासी मुसलमान भी है, आदिवासी आपके ईसाई भी है। आपने नाम तो भारत आदिवासी पार्टी रखा है और आप कह रहे हैं कि हम एससी ओबीसी माइनॉरिटी की बात करेंगे। आप ओबीसी इस देश में रहता है, उस ओबीसी को उतनी मात्रा में ही सब जगह भागीदारी मिलनी चाहिए, चाहे ओबीसी एससी माइनॉरिटी और जनरल है, उनको राजनीतिक आरक्षण नहीं है क्या? आप इनके पक्ष में है क्या? आपकी पार्टी बिल प्रदेश हिंदू धर्म कोड की बात करती है, लेकिन विकास, हेल्थ, एजुकेशन पर आपकी पार्टी कभी भी बयान नहीं देती। मेरा सबसे निवेदन है, ये मन्नालाल जी सांसद हैं, राजकुमार जी सांसद है, स्थानीय 17 विधायक है, आप सब मिलकर के टीएसी ले आइए, इस एरिया का डेवलपमेंट हो जाएगा। टीएसी का चेयरमैन अपना आदमी बना दीजिए। आदिवासी हिंदू नहीं है, वहीं बीजेपी कहती है कि आदिवासी अभी भी सनातनी है। वो आप कहते हैं कि हमारी पूजा पद्धति अलग है, लेकिन वो कहते हैं कि हम हिंदुओं जैसी पूजा करते हैं। आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? अगर बिल प्रदेश बन जाता है तो सबको बेनिफिट मिलेगा। तो इसके अंदर वही जाजम व्यवस्था थी, जिस जाजम व्यवस्था के तहत आपको टिकट नहीं मिली, ऐसा आरोप भी लगे। सारे भाई एक साथ खड़े हो जाए और यहाँ से लवाजमा लेकर के दिल्ली पहुँचते, कौन कहता है अगर बिल प्रदेश नहीं बनता है? बना करके छोड़ेंगे हम बिल प्रदेश। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप आदिवासी नहीं? नमस्कार, मैं जुगल कलाल और आप देख रहे हैं कट टू कट लाइव। आदिवासी बाहुल क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, सिरोही सब में एक भूचाल आ चुका है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बाद एक नई पार्टी आई है, बीएपी, जो लगातार रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर रही है। ये पार्टी पर जातिवाद का भी टैग लगता रहता है और अक्सर कहा जाता है कि ये सिर्फ आदिवासियों की पार्टी है। आज हमारे बीच में है बीएपी पार्टी के डूंगरपुर के जिला अध्यक्ष अनुतोष रॉय। उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर बीएपी क्या है और क्या उसका विजन है और क्यों ये बिल प्रदेश की मांग उठाती आई है। अनुतोष जी, सबसे पहला तो आपका स्वागत है। सवालों से सीधा शुरू करते हैं कि आखिर कांग्रेस और बीजेपी में भी तो आदिवासी नेता थे, बीएपी की जरूरत क्यों पड़ गई? सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार मेरी तरफ से, धन्यवाद आप हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए। बीएपी की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि परिवारवाद, एक ही परिवार में बार बार टिकट देना, एक ही परिवार से चुनाव लड़वाना, चाहे वो पंचायती राज से लेकर के विधानसभा हो, लोकसभा हो, एकाधिकार इन परिवारों का ही रहा। इन्होंने कई सालों तक राजनीति करी कांग्रेस के अंदर। बीजेपी में भी ऐसा ही चलता आया, बाप को टिकट मिला, बेटे को भी दिलाया। इस तरीके की रवैये को देखते हुए हम भी कहीं इन्हीं लोगों के बीच में काम करते थे। काफ़ी साल हमने इनके साथ में काम किया, पर हमें लगा कि यार यहाँ के स्थानीय लोगों का, यहाँ के जो लोग रहते हैं, जितनी भी जातियाँ निवासरत हैं इस पूरे टेरिटरी क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में, तो इन लोगों के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। नेता बन तो जाते हैं, बनने से पहले तक तो वो किसी के चरण स्पर्श कर लेते हैं, धोख लगा देते हैं, लेकिन बनने के बाद में वो उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखते। उस व्यवस्था को रोकने के लिए, उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग फैसले लिया करते थे। इलेक्शन होता है, लेकिन इन लोगों का जो तरीका है वो गलत है। सिलेक्शन नहीं करते ये लोग, सिलेक्शन ऊपर से आता है, चाहे वो दिल्ली से आता हो, चाहे वो जयपुर से आता हो। उस सिलेक्शन की व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोगों ने बीटीपी से हाथ मिलाया। कुछ समय पहले 2018 में जब हम 2 विधायक जीते यहाँ से और सरकार में रहे, उन्होंने अच्छा काम किया, राजकुमार जी रोत और राम प्रसाद जी डिंडोर साहब। इसके बाद में वहाँ भी यही प्रॉब्लम आई, वहाँ भी हमें यही लगा कि ये लोग भी आला कमान के जिससे करना चाहते हैं, तो हमने वहाँ से फिर नाता तोड़ा, सशर्त पार्टी लाते, सशर्त इनको छोड़ दिया हमने। फिर हमने भारत आदिवासी पार्टी का गठन किया। गठन करने का आपको तारीख मालूम है, अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही हमने स्थापना दिवस मनाया, 10 तारीख को, 10 सितंबर को ये पार्टी आई और आज की तारीख में 22 से 23 स्टेटों के अंदर हम लोग जा चुके हैं। चर्चा चल रही है, आने वाले समय में पूरे भारत देश के गरीब, पिछड़े, ओबीसी, माइनॉरिटी, एससी और एसटी लोगों का हम चाहते हैं कि इनके साथ में जो गलत हुआ है वो नहीं होना चाहिए, इसलिए हम पार्टी लाए। आपने नाम तो भारत आदिवासी पार्टी रखा है और आप कह रहे हैं कि हम एससी ओबीसी माइनॉरिटी की बात करेंगे। आपकी पार्टी का नाम ही तो आदिवासी के नाम से। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि धर्म पहले नहीं है, पहले मानव है, इसके बाद धर्म है। मानव के द्वारा निर्मित धर्म है। ये जो इतने समय से आए दिन ये आरोप प्रत्यारोप लगा लेते हैं, ये धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं, आदिवासी इसको मानता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आदिवासी धर्मपूर्वी हो और उस धर्मपूर्वी लोग ने ये मैसेज दिया है हमेशा कि हम जियो और जीने दो में विश्वास करते हैं, किसी के लिए अहित नहीं सोचते। हम एक बार तो आप ये मान के चले कि पैरों के आगे अगर चिट्ठी भी आ जाती है तो उससे पैरों के नीचे आ जाएगी, मर जाएगी, तो वो दया का भाव है हम में। और रहा सवाल आदिवासी का, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप आदिवासी नहीं हैं? आपकी बात तो सही है, लेकिन मेरा सवाल है, उसका जवाब दीजिए, क्या आप आदिवासी नहीं हैं? फिलहाल मेरा काम है सवाल पूछना, जवाब आपका सवाल पूछना है, लेकिन मेरा भी एक सवाल है, उसका जवाब जरूर दीजिएगा आने वाले दिनों में। मेरा आपसे सवाल है, आप किस जाति से आते हैं, किस उपजाति से आते हैं, किस कम्युनिटी से आते हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। जो ये दोनों राष्ट्रीय दल कांग्रेस और बीजेपी जो जाति के नाम से राजनीति कर रही है, वो जाति के नाम की राजनीति आने वाले दिनों में, मैं कह रहा हूँ आज के दिन
मैं इसलिए लगाया, मैं हम की बात करता हूँ, लेकिन मैं इसलिए लगाया कि हमने ये सोचा है कि आने वाले समय में इस देश के जो मूल मालिक है, जिसमें आप भी आ गए, मैंने आपसे जो सवाल किया उसका जवाब आने वाले दिनों में या तो आप मुझे दीजिएगा, नहीं तो मैं ज़रूर उत्तर दूंगा, दोबारा आप आइएगा मेरे पास में। तो यहाँ जो निवासरत लोग थे वो अनादिकाल से यहाँ रहते आए थे। मैंने पहले ही कहा धर्मपुरी लोग थे। तो इन लोगों ने जातियाँ बाद में फैलाई, जातियाँ बाद में बनी, बनने के बाद में सारे लोग धर्म, जाति, उपजाति इसमें बटे, कलह बढ़ा, आपस में राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्वार्थ साधने के लिए आपस में झगड़ा करवाया, हिंदू मुसलमान करवाया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये जो भी देखेंगे लोग, उनके तक मेरा मैसेज है कि आदिवासी सभी धर्मों में बटा हुआ है। आदिवासी हिंदू भी है, आदिवासी मुसलमान भी है, आदिवासी आपके ईसाई भी है, आदिवासी उधर चले जाओगे तो आप सिख भी है। जहाँ जहाँ भी उसको लगा, सहूलत लगी, वो अपने आप को कन्वर्ट करता गया। इस देश का मूल मालिक आदिवासी था, आदिवासी है और आदिवासी रहेगा। ये है जवाब मेरा। ठीक है, एक आपके दो प्रमुख मांगे हैं, एक तो भील प्रदेश और आदिवासियों के लिए धर्म कोड अलग से। अगर मान ली जाए कि ये दोनों मांगे पूरी कर दें या हो जाए, इसके बाद आपकी पार्टी का महत्व क्या रह जाएगा और आगे की क्या रणनीति होगी? हम तो ये चाहते हैं जनाब, काफ़ी सालों से हम लोग काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए। कम्युनिटी के लिए काम करते करते इतना तो अनुभव हो गया है, आज से नहीं 2003 से हम लोग काम कर रहे हैं। उस टाइम में कम्युनिटी के लिए एक बात हुआ था, थोड़ा सा एक मसला आया था आरपीएमटी को लेकर के। आज जो लोग कहते हैं आरक्षण का फ़ायदा उठा करके ये लोग डॉक्टर बन जाते हैं, आरक्षण का फ़ायदा उठा करके ये लोग थानेदार बन जाते हैं, सेकंड ग्रेड की नौकरियां कर लेते हैं। उसके लिए हमने बहुत संघर्ष किया है। ST/SC संघर्ष मोर्चा के नाम से एक संगठन चलाया था जो बिन राजनीतिक था। वहाँ से कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे हम लोग। वहाँ धरना दिया, 98 डेज हम इस कलेक्ट्रेट के बाहर बैठे रहे। उन्हीं तत्कालीन सरकारों ने 45 रिजर्वेशन दिया, रीट, टेट, उसमें सब लेकर के आज की तारीख में समाज धीरे धीरे मजबूत हुआ। हम तो ये चाहते हैं कि इस देश में रहने वाले हर निवासरत व्यक्ति को उसकी जनसंख्या के आधार पर उसको उसका हिस्सेदारी मिलना चाहिए। वो चाहे न्यायपालिका हो, व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका हो, चाहे कोई सा भी सिस्टम हो भारत सरकार का, उसके अंदर हर जाति के, अगर आप जातिवाद की बात करते हैं, ओबीसी इस देश में रहता है, उस ओबीसी को उतनी मात्रा में ही सब जगत भागीदारी मिलनी चाहिए, चाहे वो न्यायपालिका हो, व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका हो, शासन प्रशासन, सब में हिस्सेदारी। ओबीसी और उनकी बात तो कर रहे हैं, लेकिन इस टीएसपी एरिया के अंदर 73% एसटी है, इसके बाद ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी और जनरल है। उनको राजनीतिक आरक्षण नहीं है, क्या आप इनके पक्ष में है? क्या उन्हें राजनीतिक आरक्षण? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राजनीतिक रिजर्वेशन की जहाँ तक बात आती है, बुरिया कमेटी ने उस तत्कालीन समय में एक सरकार से वार्ता करके 100% रिजर्वेशन इस क्षेत्र के लिए कराया। इसलिए उस टाइम में इन्होंने ऐसा किया। मेरा निजी सोच ऐसा, मैं सोचता हूँ, जहाँ तक पढ़ता लिखता हूँ, तो मुझे इस बात का इल्म है या ज्ञान है कि उस टाइम में जाति धर्म को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता था उस तत्कालीन ज़माने में। तो इन्होंने सोचा कि यहाँ निवासरत हर व्यक्ति आदिवासी है, इसके लिए इनको प्रतिनिधि देने के लिए इनको आगे आना चाहिए और 100% वार्डपन से लेकर के लोकसभा की सीटों तक इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 1.5-2% लोग पूरे देश पर राज कर रहे हैं। क्या इस व्यवस्था के अनुरूप हैं? इस व्यवस्था के अनुरूप हैं क्या वो 1.5% लोग? मैं कहना नहीं चाहूँगा, मुझे उनसे भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ 53% पूरे देश में ओबीसी राज करना चाहिए। इसके बाद 10% के ऊपर आदिवासी राज करना चाहिए। जिसका जितना संख्या उसकी भागीदारी दे दीजिए, लड़ाई खत्म। टीएसपी में भी ये लागू करवाना चाहते हैं? देश की बात कर रहे हैं हम, तो टीएसपी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये देश को बचाने की बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र को खतरा है। इससे पहले क्या हिंदू नहीं थे इस देश में? काहे का खतरा है? किस बात का खतरा है? मैं तो कह रहा हूँ किसी जाति को किसी से भी खतरा नहीं, मानवता में रहने वाले आदमी को किसी से कोई खतरा नहीं। और आप बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उस शब्द से थोड़ा परे हट के आपसे बात करना चाहता हूँ। आपने 2 बार मुझसे ये कहा टीएसपी एरिया, ये एक सब प्लान योजना थी जो उस तत्कालीन समय में, मैं उस टाइम राजनीति से जुड़ा हुआ था, तो हमारे सामने वो योजना ला करके इस एरिया को डेवलप करने के लिए वो एक प्लान बनाया था सरकार ने। ये पूरा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है, आगे से आप इस चीज़ का ध्यान रखें और अनुसूचित क्षेत्र कह करके संबोधित करें, क्योंकि यहाँ सारे प्रावधान उसी तरह से लागू होते हैं। आपकी पार्टी भील प्रदेश हिंदू धर्म कोड की बात करती है, लेकिन विकास, हेल्थ, एजुकेशन पर आपकी पार्टी कभी भी बयान नहीं देती, इसको लेकर क्या कहें? मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, जिसका बाहुल्य क्षेत्र में संख्या ज़्यादा है वो लोग हर जगह ज़्यादा ही होंगे, चाहे वो किसी भी जगह चले जाए। हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट तो सबको चाहिए। हाँ, तो वो मैं आपकी जो बात है उसको पूरा करूँगा। सबको चाहिए। जो लोग पैसे वाले हैं वो किसी भी जाति के हों, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। मैं किसी कम्युनिटी की बात नहीं करना चाहूँगा। जिसके पास पैसा वो चाहता है मेरा बेटा अच्छे से अच्छा नौकरी करे, IAS अफसर बने, आपके IPS बने, जितनी सर्वोच्च नौकरियाँ उस पदों पे जाए। आपके जैसे ये अदालतों के अंदर जज रहते हैं, उसकी पोस्टों पे जाए। हर आदमी सोचता है कि बड़ी पोस्ट पे चला जाए, तो वो प्राइवेट सेक्टर में हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं। जहाँ तक व्यवस्था की बात है,
सरकार बार बार अभी तो डबल इंजन सरकार है, बार बार एक ही चीज़ कहती है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, वो कौन सी है उससे हमें लेना देना नहीं, पर एक ही बात कहती है कि फ्री में हम ये दे देंगे, फ्री में ये दे देंगे। आपने देखा होगा चुनावी टाइम में तो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं ये लोग। मेरा इनसे निवेदन है, आप वाकई देना चाहते हैं, हर घर में एक बेटा पड़ा हुआ है, इस व्यवस्था को मार दीजिए और नई व्यवस्था को लागू करिए। जिसने बीएड किया उसको टीचर का नौकरी मिलना चाहिए, जिसने नर्सिंग किया वो किसी भी कम्युनिटी का हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो जनरल का है, ओबीसी का है, एससी का है, माइनॉरिटी का है, वो बेटा पढ़ करके बेटा उसका दायित्व बनता है, उसके अनुसार उसको नौकरी मिलना चाहिए, नहीं तो फिर आने वाले दिनों में वो बेरोजगार रहेगा। और इस क्षेत्र में आए दिन हम पे आरोप लग रहे हैं, अनर्गल आरोप, पत्थरबाजी को लेकर के, दूसरी घटनाओं को लेकर के, आईपीसी आरपीसी लागू नहीं थी इस बात को लेकर के। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आईपीसी आरपीसी की जहाँ तक बात है, कानून बनाने वाले भी लोग ही थे, कानून डायरेक्ट कुदरत ने नहीं बना दिया था, कुदरत का तो नियम ही अलग है। कुदरत जो सोचता है उसके आगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं टिक सकती। कुदरत ने थोड़े दिनों पहले चैलेंज किया था, किस इंसान ने उसको मात दे दी, कोरोना आया था, सबको गरम घुसा दिया। ऐसी कोई एक आपदा आ जाएगी ना तो ये इंसान तो खत्म हो जाएगा इस धरती से। कुदरत से चैलेंज जिसने भी किया आज तक वो मिटा है इस कुदरत के आगे। मैं तो हम कुदरत प्रकृति को मानने वाले लोग हैं, पूरे देश में जो मूल मालिक है वो इसी व्यवस्था को मान के चलते हैं आज भी। आप केंद्र और राज्य की बात कर रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन वो नौकरी दे, एजुकेशन लेकिन आप क्यों हेल्थ एजुकेशन और डेवलपमेंट पे बात नहीं करते? बीएपी कब बात करते? मैं बात बता रहा हूँ, सुनिए आप उससे आगे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ हेल्थ एजुकेशन की बात करते हैं। मैं आज आपको कह ही देता हूँ, यहाँ 3 पार्टियाँ काम कर रही हैं, बीजेपी, कांग्रेस और बीएपी। इन तीनों पार्टियों के नेताओं से मेरा निवेदन है, मैं जिलाध्यक्ष हो सकता हूँ किसी पार्टी का हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरा दायित्व है, मैं एक मानव हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मुझे हर इंसान के प्रति रहमदिलता और दयाशीलता का भाव मुझ में होना चाहिए। इस हॉस्पिटल के अंदर इतनी खराब व्यवस्था है, मैं कई बार मीडिया के साथियों को कह चुका हूँ, आप जाइए और इस हेल्थ के बारे में बात करिए, इस व्यवस्था के बारे में बात करिए। हर व्यक्ति पैसा लेकर के बिक जाता है, चाहे वो नेता हो चाहे छोटा आदमी हो, पर उस व्यवस्था पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक दिन मैं अस्पताल चला गया था, रोज हमारे पे टेलीफोन आते हैं, हम कहीं ना कहीं अस्पताल का टूर रहता ही रहता है। आज तक मैं नहीं बोला इस सिस्टम पे, हेल्थ पे, लेकिन आज कह रहा हूँ आपको, वहाँ बाथरूम के अंदर खड़े रहने जैसी स्थिति नहीं थी। अगर मैं थोड़ी देर और खड़ा रहता तो मैं बेहोश हो जाता। ये यहाँ की व्यवस्था है। मेडिकल कॉलेज तो दे दिया, लेकिन यहाँ पे किसी भी नेता का ध्यान नहीं है, वो चाहे कोई भी हो। बीएपी के भी नेता सारे आगे, नेता तो है ना, राजनीतिक लोग हैं ना, सामाजिक पहले हैं, लेकिन जब चुनाव लड़ जाते हैं उसके बाद आप राजनीतिक हो जाते हो, सबके लिए हो जाते हो। आप भी नेता हैं। मैं किस तरीके से नेता हूँ? मैं पार्टी का एक संविधान है, उस पार्टी के तहत मैं जिलाध्यक्ष हूँ। मैं कोई संवैधानिक पद पे राजस्थान सरकार, भारत सरकार के हिस्सेदारी में नहीं हूँ। इसलिए आप समझिए इस चीज़ को। मेरा सबसे निवेदन है, ये मन्नालाल जी सांसद हैं, राजकुमार जी सांसद है, स्थानीय 17 विधायक है, आप सब मिलकर के टीएसी ले आइए, इस एरिया का डेवलपमेंट हो जाएगा। टीएसी का चेयरमैन अपना आदमी बना दीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं। इतना पैसा आता है कि हर साल लैप्स हो जाता है, कभी किसी ने बात नहीं किया, डेवलप का कोई योजना नहीं बनाया, कभी कलेक्टर किसी से वाद विवाद नहीं करता, चर्चा नहीं करता, कभी सिस्टम बात नहीं करता, शासन प्रशासन। अरे ये तो गुलाम बन करके यहाँ आते हैं इस एरिया में नौकरी करने और कमा करके जाते हैं। ये मैं तो आपको कहना चाहता हूँ। 2028 के अंदर अनुतोष श्रोत बतौर नेता अपने को कहाँ देखते हैं? समाज की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप समाज जहाँ भी मौका देगा, मैं ये नहीं कहता चुनाव नहीं लड़ेंगे। जाजम व्यवस्था की बात कर, जाजम व्यवस्था जब भी बनेगी, उस जाजम व्यवस्था में जब भी काम होगा। 2023 के अंदर वही जाजम व्यवस्था, 23 के अंदर वही जाजम व्यवस्था थी। हाँ। जिस जाजम व्यवस्था के तहत आपको टिकट नहीं मिली, ऐसा आरोप भी लगा। मैं थोड़ा सा हंसी इसलिए आ गया कि अब व्यवस्था हम लोगों ने ही बनाई है, हो सकता भी आपने, हाँ, उस व्यवस्था के थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, लेकिन उस तत्कालीन समय में हमारा एक डेलीगेशन दिल्ली गया था जो भारत आदिवासी पार्टी को बनाने में सक्रिय था। वो वहाँ से आ रहे थे, तो कुछ कारणों को लेकर के उच्च जितने भी हमारे बड़े वडील साथी हैं उन्होंने एक व्यवस्था को बनाया है। उस व्यवस्था में हम 1.5 महीने तक एक व्यवस्था को हम बना नहीं पाए, एक व्यक्ति नहीं कर पाए, वोटिंग नहीं करा पाए हम। कांति भाई हमारे सीनियर साथी है, वैसे सीनियर तो नहीं कहना चाहिए, हम साथ में काम करते थे कॉलेज में। कॉलेज मुझसे ज़रूर 1 साल पहले की है इनकी, लेकिन वो सीनियर साथी है, सबसे पुराना साथी वही है मेरा, भाई भी है मेरा, एक ही बाप की औलाद है हम। ये जो भी कहते हैं मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बड़ा भाई छोटे भाई को बार बार कह सकता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो ये व्यवस्था की बात थी उसमें जितने भी वडील साथी थे उन्होंने फैसला ये लिया कि उस पार्टी को लाने के वक्त एक हादसा हुआ, दयनीय हादसा हुआ। उसमें हमारे मन्नारा जगदीश भाई नहीं रहे हमारे बीच में, जारुल के साथी थे। इसमें मोहन भाई मणिलाल जी गरासिया और कांति भाई तीनों इंजर्ड हुए। कांति भाई 6 दिन तक कोमा में रहे, होश में आए। तो सब साथियों ने सोचा कि एक बार इस भाई को मौका मिलना चाहिए। पहले सांसद का भी मौका हमने दिया था, कुछ कारणों से वो नहीं जीत पाए। लोगों के बीच में लोकप्रियता थी, लेकिन शायद हो सकता है वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पाई। और अब की बार भी लोकप्रियता काफ़ी अच्छी थी, लेकिन कुछ अनर्गल बयानों की वजह से या कोई अपनी बात की वजह से हम लोग चुनाव हारे डूंगरपुर। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी आपने? किया था मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं जिस व्यवस्था के अंदर बैठा हूँ, अगर उसी व्यवस्था के लिए अगर बात नहीं रखूँगा, कल उठ करके मेरी जगह दूसरा आदमी आएगा, कल उठ के मेरी जगह कोई
और आदमी आया, तो उस व्यवस्था को कम से कम पूछने का अधिकार तो हर इंसान को है। जाजम व्यवस्था 2028 में भी आपको सुनहरा अवसर देगी या फिर इसी तरह फिर होगा? आप बार बार मुझे इंगित कर रहे हैं कि आपको व्यवस्था मौका देगी कि नहीं देगी, यहाँ की जनता तय करेगी। हाँ, वही तो जनता थी उस दिन, उस समय क्या हुआ? उस टाइम तो नहीं कर पाई, कारण हमने आपको बता दिया, एक्सीडेंट होने की वजह से एक लाइन लिख करके 4 साथियों को टिकट दे दिया। एक तो मन्नारा जगदीश भाई के भाई को, कांति भाई को डूंगरपुर से, और मोहन भाई को सागवाड़ा से, और मणिलाल जी गरासे को गढ़ी से। ये चारों भाइयों को टिकट दिया, चारों भाई हमारे हारे। उस व्यवस्था के अनुरूप हमने भी स्वीकार किया, हमने भी साथ में रह करके प्रचार प्रसार किया। आधी रात तक मैं तो घुमा, 2:30 बजे तक मेरे पास वीडियो पड़े हुए, 2:30 बजे तक फील्ड के अंदर कांति भाई के लिए प्रचार किया है, पार्टी के लिए प्रचार किया। मेरा दायित्व बनता है, मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ, मैं तो सबको समय दिया। 2 दिन राजकुमार जी के वहाँ भी प्रचार करने गया, 2 दिन उमेश जी के वहाँ भी गया, और बाकी के दिन बचे स्थानीय विधानसभा में मैंने दिया समय, और अच्छे पोजीशन पे हम लोग रहे। ऐसा नहीं है कि हमारे पिछली बार हम 22,000 वोट लाए थे, अब की बार हम 50,000 पे, और लोकसभा में तो हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 97,500 वोट लाए। तो कहीं न कहीं इस व्यवस्था में 28 के अंदर यहाँ की जो जनता है, जिसको जितना ज़्यादा पसंद करेगी वो व्यक्ति आपके बीच में जरूर आएगा। आदिवासी हिंदू नहीं है, वहीं बीजेपी कहती है कि आदिवासी अभी भी सनातनी है। वो आप कहते हैं कि हमारी पूजा पद्धति अलग है, लेकिन वो कहते हैं कि हम हिंदुओं जैसी पूजा करते हैं। आखिर इन दोनों में अंतर क्या है, कौन सही है? इन धर्म की बात को लेकर के इन लोगों को मात्र राजनीति करना है। मैं मन्नालाल जी से आपके चैनल के माध्यम से मैसेज करना चाहता हूँ, आप हमारे रिलेटिव भी हैं, लेकिन आप आए दिन हम पे जो आरोप लगा रहे हैं, बहुत गलत आरोप लगा रहे हैं। परिवार समाज पहले है। आप जिस सर्टिफिकेट को लगा करके लोकसभा की कुर्सी पे जीत करके उस सदन में गए, आप यहाँ के निवासरत लोगों के बारे में बोलिए, हमारे विरोध में बोलना बंद कर दीजिए। और हेल्थ, एजुकेशन, इसके बारे में सोचिए। कई स्कूलों की दयनीय स्थिति, आप चाहते ही हैं विकास, तो हर स्कूल के अंदर दिल्ली के जैसी व्यवस्था कर दीजिए, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट इंस्टीट्यूट की जैसी व्यवस्था कर दीजिए। और मैंने पहले ही कहा है, हर घर में बेटा पढ़ा हुआ उसको नौकरी दे दीजिए, हर घर में बेटी पढ़ी उसको नौकरी दे दीजिए। हम तो ये कह रहे हैं, बिल प्रदेश की एक सवाल किया आपने, तो बिल प्रदेश को लेकर के आपने जो सवाल किया, मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर बिल प्रदेश बन जाता है तो सबको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ निवासरत हर एक जाति को हर भाग में मैं आपको कह रहा हूँ, हर भाग के अंदर भागीदारी मिलेगी। ये व्यवस्था उस टाइम बनेगी जब स्टेट अलग बनेगा। तेलंगाना अलग बना, कई लोगों ने बलिदान दिया। झारखंड अलग बना, कई लोगों ने बलिदान दिया। कई लोग लड़े हैं, हम भी लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं आप और हम मिल करके, यहाँ की निवासरत हर व्यक्ति को मिल करके बिल प्रदेश की मुहिम में हमारा साथ देना चाहिए। और पिछले दिनों मुस्लिम भाइयों से लेकर के राजपूत भाई तक हमारे साथ में आकर के अब तो खड़े हो रहे हैं। हम तो चाहते हैं सारे भाई एक साथ खड़े हो जाए और यहाँ से लवाजमा लेकर के दिल्ली पहुँचते। कौन कहता है अगर बिल प्रदेश नहीं बनता है, बना करके छोड़ेंगे हम बिल प्रदेश। ये हमारे साथ थे अनुतोष रोत, बिल प्रदेश पर खुलकर बोले, जाजम व्यवस्था पर भी खुलकर बात रखी और कई मुद्दों पर उन्होंने बात कही। इनकी बात कहीं ना कहीं गौर करने वाली भी है, क्योंकि उन्होंने बोला कि हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट तो है ही, उस पर बात होनी भी चाहिए। उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर भी सवाल खड़े किए, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी पर भी निशाना साधा। इसी तरह कट टू कट लाइव और भी नेताओं के, सभी पार्टी के नेताओं के पास पहुंचेगी और जनता को रूबरू कराएगी हकीकत कि आखिर जो नेता बोलते हैं और जो दावे करते हैं वो धरातल पर क्या है। बने रहिए कट टू कट लाइव के साथ। नमस्कार, मैं जुगल कलाल।